आज का जो विषय है, हम फिर से मुगल काल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो विषय है, मुगल दरबार के अंदर जो अभिजात वर्ग होते थे उसके बारे में करेंगे। मैंने आपको बहुत बार पहले ही बताया है, 1526 से स्टार्ट हुआ था, 1707 तक पावरफुल में रहा था और 1857 तक ये ताश के पत्तों की ओर बिखर गया। इस मुगल साम्राज्य को मजबूत और शक्तिशाली बनाने में इसकी प्रशासन व्यवस्था थी। आप जानते हैं कि प्रशासन को चलाने में केवल एक राजा का ही हाथ नहीं होता, इसके अलावा इसके जो अधिकारी गण होते हैं, इसके जो प्रशासन को चलाने के जो बहुत बड़े बड़े अमीर होते हैं, सरदार होते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। राजा तो केवल एक सीमित क्षेत्र पर ही ध्यान रख सकता है, लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को, पूरे हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उधर कामरूप यानी आसाम से लेकर गुजरात तक यानी लाट तक, इतने बड़े विशाल साम्राज्य चलाने के लिए जो विशेष उसका दस्ता होता है उसको कहा जाता प्रशासन का अभिजात वर्ग या अमीर वर्ग। अमीर वर्ग। मुगल शासकों ने भी अपने दरबार के अंदर बहुत सारे अमीर और अभिजात वर्गों को शामिल किया था। आप जानते हैं कि मुगलों को भारत पर राज करना था, तो खाली मुसलमानों को ही प्रशासन में स्थान नहीं दे रहा था। उन्होंने जो अकबर के पिता यानी हुमायूं के साथ जो बहुत सारे अमीर साथ में आए थे, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो तुरानी हो या तुर्किस्तानी के आसपास के क्षेत्र हैं, जो बहुत सारे अमीर और ताकतवर लोग थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को, मुगल बादशाह को, हुमायूं के शासन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें वो लोग भी आए थे। तो हम कह सकते हैं जो ये अमीर वर्ग होते हैं ये विभिन्न संप्रदायों के होते हैं, विभिन्न धर्मों के होते हैं, विभिन्न वर्गों के होते हैं। ये मिले जुले होते हैं और इनको उनकी पद के अनुसार, इनकी पोजीशन के अनुसार इनको प्रशासन में स्थान दिया जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखता है, ये जो जितने भी अमीर वर्ग थे, अभिजात वर्ग थे, ये बादशाह से नीचे कार्य करते थे, यानी ये अपने आप को बादशाह श्रेष्ठ नहीं समझते। बादशाह चाहे तो इन किसी भी अमीर वर्ग को या अभिजात वर्ग को उसके पद से वंचित भी कर सकता था। इसका एक विशेष और ध्यान में रखता हूं, हर राजा, चाहे वो मुगल काल को चाहे किसी अन्य काल को, वो ध्यान रखता था उसके दरबार में गुटबाजी ना हो। इसके लिए वो किसी एक विशेष संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा नहीं करता था, वो विभिन्न संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा करता था और समय समय पर उनका निरीक्षण भी करता था, ताकि वो मुगल साम्राज्य में कुछ षड्यंत्र बनाकर राजा के खिलाफ कोई विद्रोह ना कर दे, अपने आप को राजा से श्रेष्ठ ना समझ पाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विशेषकर मैं बार बार जिक्र करता हूं अकबर के बारे में। देखिए, वास्तविकता देखी जाए तो अकबर ने ही मुगल साम्राज्य की ठीक प्रकार से स्थापना की थी। वैसे तो स्थापना बाबर के द्वारा हो गई थी, आप जानते हो, बाबर ने 1526 में कर दी थी पानीपत की लड़ाई। लेकिन उसके बाद 1556 में अकबर ने जो पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, उसी के बाद से ही भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव तैयार हो गई थी। नींव तो पहले तैयार हुई थी, उसका मजबूत महल तैयार हो गया था। तो इस मुगल काल को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न अभिजात वर्ग लोगों का इसमें सहयोग था और सभी ने मिलजुल कर इस मुगल साम्राज्य को मजबूत और शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। इसी को कहा जाता अभिजात वर्ग या अमीर वर्ग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि मुगल काल में जो अभिजात वर्ग थे उनके क्या लक्षण थे, हमें कैसे पता चले उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसी के बारे में बताया, इसका मीनिंग आपको बताया। तो जो अभिजात वर्ग होते थे, अमीर होते थे, ताकतवर होते थे, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों के लोग होते थे और इनके योग्यता के अनुसार, इनकी ताकत के अनुसार इनको प्रशासन में, राज दरबार में इनका पद स्थान निर्धारित किया जाता था। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो इसके अभिलक्षण। यहां देखिए आप थोड़ा सा, अभिलक्षण नंबर 1, विभिन्न वर्ग और धार्मिक समूह।
जो अभिजात वर्ग होते थे विभिन्न वर्गों के होते थे, विभिन्न धार्मिक समूहों के होते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, इनमें ईरानी भी होते थे, इनमें ईरानी मतलब जो फारस से आए थे, इनमें तुरानी भी होते थे, और इनमें राजपूत राजा भी होते थे, इनमें भारतीय मुसलमान भी होते थे, इनमें मराठी भी होते थे। यानी जो मुगल दरबार होता था वो भारत की मिली जुली विविधताओं के आधार पर बना होता था। सभी धर्मों के लोग, सभी वर्ग के पावरफुल लोग, केवल पावरफुल और ताकतवर लोग को इसमें शामिल किया जाता था। तो इस प्रकार कह सकते हैं मुगल दरबार के अंदर जो अभिजात वर्ग होता है उसमें विभिन्न धर्मों और विभिन्न संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। सेकंड पॉइंट था आपका इसका 70% जो अमीर वर्ग होते थे, अमीर वर्ग कह दो या अभिजात वर्ग कह दो, फिर रिपीट करता हूं, अमीर वर्ग कह दो या अभिजात वर्ग। इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जो अभिजात वर्ग होता है मुगल काल का सब राजा के बाद में सबसे शक्तिशाली वर्ग होता है, जो सेना और प्रशासन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस जो अभिजात वर्ग में थे उसमें से 70% लगभग, यानी उस दरबार में रहने वाले जितने अभिजात वर्ग के लोग थे उनका 70% लगभग विदेशी होते थे। जैसे आप जानते हो, आखिर वो विदेशी क्यों होते थे? जैसे आप जानते हो कि जो मुगल थे ये अफगानिस्तान के पास में से आए थे, फरगना के शासक थे, बाबर के जो पिताजी थे उमर शेख मिर्जा, वहां से थे। तो ये अफगानिस्तान, इराक, ईरान का क्षेत्र ये मुगलों का क्षेत्र था। यहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुस्लिम बाबर के साथ और हुमायूं के साथ भारत में आए थे। हुमायूं के साथ कैसे? आप सोचोगे भाई बाबर के साथ कैसे? क्योंकि हुमायूं को भी एक बार शेरशाह सूरी के द्वारा युद्ध में पराजित कर दिया था और उसको भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। तब वो भारत छोड़ के चला गया था। तब उसके बाद 1555 में स्वयं हुमायूं अनेक वहां के सरदारों और ताकतवर की सेना लेकर भारत में आया था और उन्होंने हुमायूं को दोबारा सत्ता दिलवाने में प्रयत्न किया था। तो इस प्रकार से उनकी स्वामी भक्ति को ध्यान में रखते हुए मुगल शासकों ने ईरान से आए और तुर्किस्तान या इराक या अफगानिस्तान से आए बहुत सारे सरदारों को, बहुत सारे अमीरों को अपनी सेना में शामिल किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 17% जो अमीर वर्ग होते थे, जो 70% जो सरदार, जो अभिजात वर्ग होते थे, ये विदेशी होते थे। इनमें इसके अलावा बाकी इनमें जो राजपूत भी होते थे, ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों की संख्या विदेशियों की होती थी। थर्ड था हमारा भारतीयों को शामिल करना। भारतीयों को शामिल करना मुगल शासकों ने, खासकर मैं अकबर की बात कर रहा हूं, मुगल शासकों ने अपनी सेना में भारतीय शक्तिशाली वर्ग को भी अपनी सेना में शामिल किया, अपने दरबार में शामिल किया, जिनमें से विशेष करते राजपूत राजा। क्योंकि अकबर जानता था यदि भारत में मुझे लंबे समय तक शासन करना है तो राजपूतों के साथ मेरे दोस्ताना संबंध स्थापित होंगे। तो अकबर ने अनेक राजपूत राजाओं को अपने दरबार में उच्च स्थान दिया। इसके अलावा उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी राजपूतों से अपने संबंध सुधारे। जैसे स्वयं अकबर ने ही कहा था, अकबर ने स्वयं ही आमेर के जो राजा थे बिहारीमल जी, उनकी पुत्री थी जोधाबाई, उसके साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इससे क्या हुआ कि दोनों के वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, उनके पास साथ दोस्ताना व्यवहार हो गया और जो राजपूत कभी मुगलों के दुश्मन थे अब उनके दोस्त बन गए। और एक मार्शल कौम भी थी, ताकतवर कौम भी थी, इसलिए अकबर जानता था इस मार्शल और ताकतवर कौम को अपने साथ रखना जरूरी था। तो अकबर ने अभिजात वर्गों की श्रेणी में, अपने अमीर और सरदारों की श्रेणी में, उसमें से मराठों के साथ साथ राजपूतों पर विशेष ध्यान दिया। जैसे आप जानते हो मानसिंह टोडरमल, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली राजपूत शासक थे, जिनको अकबर ने अपने दरबार में उच्च स्थान दिया। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा आपका दक्षिण से मराठों का आगमन। दक्षिण देखो बेटा, ये मैप देखे, दक्षिण नीचे का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, जो आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो केरल, तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र है दक्षिण का क्षेत्र है। क्योंकि अकबर जानता था कि दक्षिण में मराठे बहुत ही शक्तिशाली हैं, वो कभी भी मुगल शासन के लिए विद्रोह कर सकते हैं और मुगल शासन के लिए अड़ंगा लगा सकते हैं। तो मुगलों ने दक्षिण के मराठों को भी अपने साथ लिया। शाहजहां ने बहुत सारे दक्षिण के कम से कम 10
मराठे थे जिनको मुगल दरबार में उच्च स्थान दिया। शाहजहां का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी, नाम सुना होगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। बच्चों, अब्दुल हमीद लाहौरी ये एक नंबर का इंपोर्टेंट पर्सन भी आता। इन्होंने शाहजहां की एक पुस्तक लिखी शाहजहां के शासनकाल के, जिसका नाम था बादशाहनामा या बादशाहनामा। बादशाहनामा कह सकते हैं या बादशाहनामा, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक में अब्दुल हमीद लाहौरी ने डिस्कशन किया था कि शाहजहां के काल में भी बहुत सारे मराठों को मुगल दरबार में स्थान दिया था। तो इस प्रकार से उन्हें नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक मुगलों ने अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करी और बहुत सारे भारतीय जो शासक थे, जो शक्तिशाली भक्त थे, उनको अपने प्रशासन में शामिल किया। आखिर ये जो नंबर 5, ये जो अभिजात वर्ग होता था, हमें कैसे पता चले ताकतवर है या नहीं है? तो इसके लिए नीति अपनाई थी उन्होंने, जिसको कहा गया मनसबदार। मनसबदार, मनसब का अर्थ होता है, मतलब मनसबदार का अर्थ होता है कि पद और वेतन का सूचक। यानी जो व्यक्ति, जो सरदार दरबार में स्थान रखता था, उसका कैसा पद है, कैसा वेतन है और कैसे उसके पास ताकत है। तो अकबर ने ये नीति स्टार्ट की थी जिसे मनसबदार कहते हैं। मनसब के हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जात और सवार। जात और सवार। जात का अर्थ होता है कि जो मनसबदार होता था, जो सरदार होता, जो अभिजात वर्ग का व्यक्ति था, जो दरबार में बैठता था, उसके दरबार में बैठने का पद क्या है और उसको कितना वेतन मिलता है। देखिए, जिसका जितना ज्यादा वेतन, जितनी ज्यादा ऊंची पोस्ट, उतना बड़ा शक्तिशाली और पावरफुल। तो मनसबदार अकबर ने इनको स्टार्ट किया था, इन अमीरों को मनसब के अनुसार बांटा था। इसमें भी 2 तरह के होते थे, एक होते थे सैनिक, एक होते असैनिक। यानी जो सेना से जुड़े हुए लोग थे और जो सेना से जुड़े हुए लोग नहीं थे। जैसे मान सिंह सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, टोडरमल सेना से जुड़ा नहीं था, वो वित्त मंत्री था, मान सिंह सेनापति था। तो इसमें मनसबदारों को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, सैनिक मनसबदार और असैनिक मनसबदार। तो मैंने आपको बताया था, जात का अर्थ है कि दरबार में उसका स्थान क्या है, उसकी पद क्या है और उसको कितना वेतन दिया जाएगा। सेकंड है सवार। इसके आइडिया लगा लिया होगा, सवार का मतलब है उसके पास एक छोटी सी सेना की सेना होती थी, जिसमें कितने अपने पास घुड़सवार सैनिक रख सकता था। फिर रिपीट करता हूं, कितने उसके पास घोड़े और सेना होती थी, इसका इंडिकेशन होता है सवार से। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि मुगल शासन को मजबूती प्रदान करने में अभिजात वर्ग का, अमीर वर्ग का विशेष स्थान रहा होगा। शायद आपको ये टॉपिक समझ आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।